हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस पॉडकास्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसके बारे में। तो आज इनका इतिहास क्या है, हम इसको लेके डिस्कस करने वाले हैं, और आज के मौजूदा हालात वहाँ के कैसे हैं और क्या चल रहा है वहाँ पे। तो इसी चीज़ को लेके हम डिस्कशन करने वाले हैं, बने रहिएगा एंड तक। आई होप आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन तो मेरे मन में ये आता है कि ज़्यादातर लोगों के मन में भी यही क्वेश्चन आएगा कि जो इसराइल के अंदर ज़्यादातर पॉपुलेशन ज्यूज लोगों की है, तो ये कैसे आके फिलिस्तीन के अंदर बसे, क्योंकि वो तो एक अरब मुल्क है फिलिस्तीन। तो इनका क्या इतिहास रहा है और ये कब आके बस गए फिलिस्तीन के अंदर, ये थोड़ा हमें आप डिटेल में बताइए। देखिए, यहूदियों का जो इतिहास है ना, वो 4000 से 5000 साल पुराना है। यहूदी इस दुनिया में आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो जिनको मुस्लिमों का प्रॉफिट भी कहा जाता है और जूइश का प्रॉफिट भी कहा जाता है। लेकिन जो इब्राहिम है, अब जिनको बाइबल में हम अब्राहम कहते हैं, वो मुस्लिमों के भी नबी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज ये हालात जो इज़राइल में हम देख रहे हैं, फ़लस्तीन और इज़राइलियों के बीच जंग, ये इसलिए बने क्योंकि जो यहूदी हैं, वो याकूब प्रॉफिट याकूब जो हैं, वो उनकी कौम है, जिनको इसराइल भी कहा जाता है। उनका दूसरा नाम है इसराइल, जिसको हम इसराइल नाम से आज एक देश को जानते हैं। तो ये मेन तो याकूब प्रॉफिट याकूब के कौम से हैं, और उनके जो बेटे थे वो यहूदा, उनके नाम पर ये इनको यहूदी कहा जाता है। देखें, ये दुनिया में जब पहले के ज़माने में जब ये कौम थी, तो ये इधर-विधर ही रहती थी। कोई मिस्र में रहता था, कोई इराक में रहता था, कोई जॉर्डन में रहता था, कोई सऊदी अरब में रहता था, कोई मतलब अलग-अलग पार्ट में ये बँटे हुए थे। लेकिन जो किंग डेविड हैं, जिनको बाइबल में डेविड कहा जाता है, और मुस्लिम इस्लामिक टीचिंग में उनको दाऊद कहा जाता है, हज़रत दाऊद। तो ये उनकी को उन जो वो थे, जो उनका एम्पायर कैसे बना कि वो इनको यहूदियों को पूरे वर्ल्ड से इकट्ठा करके ये फ़लस्तीन लेके गए। वहाँ जाकर इन्होंने उनका एम्पायर बसाया, क्योंकि वहाँ किसी और की एम्पायर था, तो उसको डेविड ने हरा के इनको यहूदियों को वहाँ ले जाकर बसाया। तो यहूद जब वहाँ फ़लस्तीन में गए किंग डेविड के साथ जब यहूदी लोग, तो वहाँ जाकर वहाँ जो दाऊद थे, जो बाइबल में डेविड कहते हैं, उन्होंने जो यहूदियों की फ़लस्तीन में बस्ती बसाई, मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट किया, और इनकी एक इबादतगाह भी बनाई जहाँ ये प्रे करते थे, जिसको हैकल भी कहते हैं। हैकल वो चीज़ होती है जहाँ एक टेम्पल होता है, जिसको यहूदियों में हम यहूदी रिलीजन में हैकल बोलते हैं, जहाँ यहूदी आकर पूजा करते हैं, तो हैकल उसको कहते हैं। तो वहाँ हैकल बनाया, लेकिन उनके दौर में जो डेविड थे, उनके दौर में, उनके वक़्त में, समय में ये जो हैकल था पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उनके बेटे, जो एक और प्रॉफिट थे यहूदियों के, सुलेमान सुलेमान, जिसको हम बाइबल की लैंग्वेज में बोलते हैं सोलोमन, तो वो उन्होंने पूरा तामीर करवाया, मतलब पूरा बिल्ड किया इनका टेम्पल, और वहाँ आकर यहूदी इबादत भी करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब वेम एम्पायर खत्म हुआ, जब वो पर्दा फरमा गए, तो इन्होंने ये क्या हुआ, ये एक राजा था बेबीलोन का, बाबुल का, जिस जो आज बाबुल उसको कहते हैं, इराक के रीजन को बाबुल कहते हैं। वहाँ के एक राजा ने सन 586 बीसी में इन पर हमला कर दिया, फ़लस्तीन पे, जेरूशलम पे। एक बात और बता दूँ, जेरूशलम में इनका हैकल था। वहाँ जाकर उसने, जो बाबुल का राजा था, बख्ते नसर जो नाम था, उसने वहाँ जाकर पूरा एम्पायर पे हमला बोल दिया और इनको इतना नुकसान पहुँचाया, सारी चीज़ें बर्बाद कर दी, और हैकल जो था टेम्पल यहूदियों का, उसको भी बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद एक समय में वापस से तामीर हो गया, मतलब बिल्ट हो गया इनका हैकल, फिर वापस से यहूदी वहाँ आकर पूजा करने लगे। लेकिन उसके बाद एक समय और आता है 70 ईस्वी में, जब रोमियो के बादशाह टाइटस ने फिर हमला कर दिया और हैकल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जो इनका सेकंड टेम्पल था। तो हैकल जो सिर्फ वहाँ जो जो उनने हमला किया था, टेम्पल को जो डिमोलिश किया था, उसमें सिर्फ एक दीवार बची थी, जो आज हम देखते हैं जेरूशलम में है, वहाँ यहूदी आकर पूजा करते हैं। तो इनका इतिहास ये रहा है। उसको दीवार एक गिरिया भी कहते हैं। दीवार-ए-गिरिया भी कहते हैं, ये उनके नज़दीक बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। वहाँ आकर यहूदी अपनी प्रे करते हैं, अपने मसाया को, जिसको बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा जो मसाया है अब आने वाला है और हमें इस दुनिया में उरूज दिलाएगा। ठीक है, मुझे इनका इतिहास तो समझ में आ चुका है लगभग लगभग। पर मैं ये चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि जो इजरायली लोग थे, ये फिलिस्तीन में आके कैसे बसना चालू हुए और कहाँ से आए थे ये लोग। मैंने जितना सुना है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये इकट्ठा होना चालू हुए थे, तो ये कैसे, मतलब
क्या था? ये मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। देखें, जब ये जो फ़लस्तीन था, जो पूरा जो सरज़मीं थी मिडल ईस्ट की, जो पूरा रीजन था ना, वो एक एम्पायर के अंडर में था। उसको कहते हैं ओटोमन एम्पायर, जिसको सल्तनत-ए उस्मानिया कहते हैं। ये उसके अंडर में सारे रीजन आते थे, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की, अर्ली 90s में। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन और जो उसके सहयोगी देश थे, उन्होंने क्या किया, उस सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए, मतलब ओटोमन एम्पायर को तोड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया और उस पे हमला कर दिया। और ब्रिटेन ने जब हमला किया, तो ब्रिटेन ने क्या कहा, वहाँ की जो रियासतें थीं अलग-अलग, उनके जो एक गवर्नर सिस्टम होता है ऐसे, तो वहाँ के जो किंग हुआ करते थे, मतलब गवर्नर, उनको ब्रिटेन ने चालाकी से ये वादा किया कि हम इसको ओटोमन एम्पायर के साथ लड़ने में हमारी मदद करो, तो हम आपको अलग-अलग आपकी रियासतें दे देंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और साजिशों से लड़कर सल्तनत उस्मानिया टूट जाता है। और जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था 1917 में, एक यहूदियों ने क्या किया, ब्रिटेन के जो एम्परर थे, रोथस्चाइल्ड फैमिली से जो थे, उनसे है ना, इन्होंने वादा कर लिया कि हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन ने यहूदियों की भी मदद ली थी, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज होते हैं और ये टेक्नोलॉजी में इस टाइम अच्छे थे। तो इनकी मदद ली, तो 1917 में ब्रिटेन ने इनसे वादा वादा किया था कि हम आपको जूइशों का एक देश दे देंगे अलग फ़िलिस्तीन की सरज़मीं पे, क्योंकि ये वहाँ बसना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना है कि हम हज़ारों साल से वहाँ रहते हुए आए हैं। तो ब्रिटेन ने जब सल्तनत उस्मानिया तोड़ी, ओटोमन एम्पायर को तोड़ा, तो उसके बाद जो यहूदी थे उनको उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, बाल्फोर एग्रीमेंट, बाल्फोर डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, वो साइन कर लिया। और उसके तहत ब्रिटेन ने ये कहा कि आपको एक आपका अलग देश ब्रिटेन में, वो फ़लस्तीन में दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंग्लैंड के पास, ब्रिटेन के पास जब वहाँ के इलाके आए ना, तो फ़लस्तीन भी ब्रिटेन के हाथों में आ गया। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि सारी यहूदी यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, सब तरफ से लाकर फ़लस्तीन में बसाने लग गया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का समय आया, जब ब्रिटेन का वहाँ से शासन मैंडेट खत्म होने लगा, तो उसकी जगह ले ली अमेरिका ने, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इज़राइल ने क्या करा कि अमेरिका के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ इज़राइल का गठन कर दिया, 1948 की ये बात है। लेकिन 1948 में यूएन का एक रेज़ोल्यूशन है, जिसमें ये चीज़ है कि इनको जो फ़लस्तीन थी, इनको 2 पार्टों में बाँटा गया था। एक तो दिया गया था अरबों को और एक दिया गया था यहूदियों को। तो उसके बाद जब यूएन ने दिया, तो उस वक़्त इन्होंने 1948 में अमेरिका की मदद से, देखो शुरू से अमेरिका इनकी मदद करता हुआ है, कभी इज़राइल अकेला कुछ करता नहीं है। ये हमारी बुकिश लैंग्वेज है कि इज़राइल अकेला सब कुछ करता है, लेकिन उसकी कहीं न कहीं मदद बड़ी ताकत की उसके पीछे होती है। तो उसने क्या किया कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से 1948 में स्टेट ऑफ इज़राइल का डिक्लेरेशन कर दिया। तो ऐसे जो इज़राइल देश है, ऐसे मौजूद में आया। पर यूएन ने क्या पॉलिसी रखी थी? मतलब टू स्टेट पॉलिसी शायद 1948 में की थी, भई तो इज़राइल उसे फॉलो नहीं करता? देखिए, 1948 में जब यूएन असेंबली के एक प्रस्ताव के तहत जब 2 स्टेट सॉल्यूशन किया था, मतलब थोड़े पार्ट जो गाज़ा के आस-पास के पार्ट, वेस्ट बैंक और थोड़ा नॉर्दर्न इज़राइल के कुछ पार्ट मुसलमानों को दे दिया, मतलब अरबों को, और उस जो बचा-कुचा था वो मतलब इज़राइलियों को दे दिया। उसके बाद इन्होंने कर तो दिया 1948 में, लेकिन उसके बाद ये धीरे-धीरे कब्ज़ा करने लग गए, जो हम इस पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं ये चीज़ तो समझ गया हूँ कि इज़राइल जो है 1948 में वजूद में आया था, अरबों के बीच में। तो अरबों को मुझे नहीं लगता कि पसंद आया होगा ये चीज़, तो इनके बीच में जंगें भी हुई होगी। तो आप थोड़ा इनकी जंगों के बारे में हमें थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेल में, कब और कैसे लड़ाई लड़ी गई थी? देखें देखें ना, जब देखो इज़राइल जब वजूद में आया, तो 1948 में जब टू स्टेट सॉल्यूशन हुआ था, यूके, यूएस और फ्रांस ने जो यूएन में टू स्टेट सॉल्यूशन करवाया था, उसके बाद अरबों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। जब किसी के लैंड पर कब्ज़ा हुआ, तो किसको पसंद आया किसी दूसरे को लैंड देना? तो उन्होंने क्या करा, अरबों ने इज़राइल के अगेंस्ट जो जंग थी वो छेड़ दी। और इस जंग में जो छेड़ने वाले मुल्क थे वो थे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान। और दूसरी तरफ था इज़राइल, यूके, यूएस और फ्रांस थे। उसमें जब 1948 में ये जंग हुई। सेकंड जंग आपको ये बताता चलूँ कि इनकी जो अरब और इज़राइल की जो जंग हुई है, वो 5 जंग हो चुकी है। हमने फर्स्ट की तो बात कर ली, जो 1948 में हुई। अब सेकंड होती है 1956 में। उसमें क्या होता है कि जो इजिप्ट होता है, सुएज़ कैनाल को
नेशनलाइज कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो इज़राइल, फ्रांस और यूके होता है, उनकी जो शिप्स हैं, वो उन पर टैक्स लगना चालू कर दिया। इजिप्ट ने टैक्स लेना, भारी टैक्स लेना शुरू कर दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनके जो व्यापार था उस टाइम, जो बिज़नेस था उसपे उसमें कमी आने लगी, उनको नुकसान होने लगा। तो उसके चलते 1956 में सुएज़ क्राइसिस आता है, उस इसके दौरान ये जंग होती है। थर्ड जंग होती है, तीसरी जंग 1967 की। 1967 को जो हम बहुत ये मशहूर जंग है इज़राइल और अरबों की, जिस जंग को हम सिक्स डे वॉर भी कहते हैं। इस वॉर में क्या हुआ, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने इज़राइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसके नतीजे में इज़राइल ने अमेरिका के साथ मिलकर, जो अमेरिका उसकी मदद कर रहा था उस जंग में, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इज़राइल की जंग में बहुत अंदरूनी मदद करता है, हथियारों से, पैसों से और इंटेलिजेंस से। तो उसके उस 1967 की जंग के नतीजे में इज़राइल ने अरबों के कुछ इलाके और फ़तह कर लिए, मतलब जीत लिए। उसमें था सीरिया का गोलन हाइट्स, इजिप्ट का सिनाइन पेनिनसुला, जॉर्डन का वेस्ट बैंक और गाज़ा के कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन इज़राइल ने आलमी प्रेशर के तहत, मतलब वजह से, सारे इलाकों को छोड़ दिया, सिर्फ नॉर्दर्न गाज़ा को नहीं छोड़ा और गोलन हाइट्स को नहीं छोड़ा, जिसने आज तक कब्ज़ा कर रखा है गोलन हाइट्स पे। तो चौ तीसरी जंग ऐसे होती है, और तो एक बार फिर हालात खराब होने लगे 1967 के बाद अरबियों के और इज़राइल के बीच, और इसी हालत खराब होते-होते एक और जंग का आगाज़ हो जाता है, एक और जंग शुरू हो जाती है 1973 में, जिसको योम किपुर वॉर भी कहा जाता है। योम किपुर जो होता है वो बहुत बड़ा इनका इज़राइलियों का फेस्टिवल होता है। उस टाइम ये जंग हुई और कुछ समय तक चली, कुछ वीक्स तक चली, और इसमें जो अरब देश थे उसमें थे इजिप्ट और सीरिया, और अगेंस्ट में था इज़राइल। तो चौथी जंग का ऐसे आगाज़ होता है। 5वीं जंग 1982 को होती है, जो इज़राइल लेबनान पे जंग छेड़ देता है। पीएलओ जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, उसको ख़त्म करने के लिए लेबनान में 1982 को जंग छेड़ देता है लेबनान को, और फिर 1985 में लेबनान से इज़राइल विथड्रॉ कर लेता है आर्मी प्रेशर के तहत। तो ये 5 ऐसी जंगें हैं जो इज़राइल और अरब के बीच हो चुकी हैं। तो जैसा कि ये जो हमने देखा है कि इनके बीच में 5 जंगें हो गई हैं अब तक, तो इनके बीच में रिश्ते मतलब शुरू से ही ऐसे खराब रहे हैं, ठीक यार है? 5 जंगें लड़ चुके हैं ना, तो रिश्ता तो कहाँ से अच्छा होगा? क्योंकि 5 किसी की ज़मीन पर आप आकर कब्ज़ा कर लोगे, तो ऐसे ही कुछ होगा ना। यस, यस, बिल्कुल। हुँ। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। मैंने काफ़ी जगह सुना है ये चीज़ कि गाज़ा पट्टी के बारे में, तो थोड़ा हम गाज़ा पट्टी के बारे में भी अब बात करते हैं, ठीक है? तो चलिए। देखिए, गाज़ा भी फ़लस्तीन का एक पार्ट है, जो इज़राइल के वेस्ट में आता है, साउथ वेस्ट में आता है। जो गाज़ा है, वो 41 किलोमीटर तो लंबा है, एक सिटी है मतलब ये। ये 41 किलोमीटर तो लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई है। इसमें गाज़ा में इतने से इलाके में आप सोच सकते हैं 41 किलोमीटर कितना बड़ा एरिया हो सकता है। उस एरिया में, इतने से एरिया में 23 लाख लोग रहते हैं, जिसमें इज़राइल ने वहाँ ब्लॉकेड भी लगा रखे हैं, हज़ार तरह की पाबंदियाँ लगा रखी हैं। मतलब जैसे, ना तो गाज़ा से बाहर कोई इज़राइल के परमिशन से सामान जा सकता है, ना इज़राइल के अंदर से कहीं से गाज़ा के अंदर आ सकता है। मतलब जो रफ़ा का एरिया है, जो एक इजिप्ट और इज़राइल के बीच का जो बॉर्डर है, वो उसका इलाका है, वो रफ़ा। जहाँ रफ़ा क्रॉसिंग भी आपने बहुत नाम सुना होगा। वहाँ तक भी इज़राइल का अपना कब्ज़ कंट्रोल रखता है, और जो आस-पास के जो मतलब पानी है, सब तरफ उसका कंट्रोल है एयर पे। मतलब कुछ भी चीज़ आ-जा नहीं सकती, ना पानी के थ्रू, ना आसमान के थ्रू, ना एयर के थ्रू। तो 41 किलोमीटर का ये एरिया है, इसमें 23 लाख लोग रहते हैं और ब्लॉकेड के साथ रहते हैं। तो ये वो इलाका है, और हमास जो है, एक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है जो गाज़ा सिटी को गवर्न करती है। तो गाज़ा को ओपन जेल भी कहा जाता है, वर्ल्ड ओपन जेल। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि 23 लाख लोग एक जेल की तरह ही रह रहे हैं। उनको हज़ार तरह के कंट्रोल है। तो अपन कह सकते हैं ये ओपन जेल ही है। 23 लाख लोग रह रहे हैं जहाँ, ब्लॉकेड के साथ, पाबंदियों के साथ, तो ये इसलिए। और एक क्रॉसिंग है वहाँ, बैत हानून, जो इज़राइल और गाज़ा के बीच की जो क्रॉसिंग है। तो जैसा ये जो हमने सुना कि हमास जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है। एक चीज़ और बता दूँ, गाज़ा के जो हैं 4 पार्ट हैं। गाज़ा 4 पार्टों में बँटा हुआ है, 4 रीजन्स में बँटा हुआ है। सबसे पहला है नॉर्दर्न गाज़ा, फिर उसके बाद आता है गाज़ा सिटी, फिर उसके बाद आता है देर अल बला,
फिर चौथे नंबर पर आता है खान यूनिस, फिर 5वां इनका इलाका आता है रफ़ा का, जो मैंने बताया बॉर्डर एरिया भी है, इजिप्ट और इज़राइल के बीच का। तो हमास आपने जैसा बताया कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है, और मैंने तो न्यूज़ में काफ़ी सुना है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है। हाँ, देखिए इंटरनेशनली तो उनको ये घोषित कर रखा है, लेकिन हमास ये भी सच्चाई है कि हमास गाज़ा सिटी को गवर्न करती है और वो एक इलेक्शन प्रोसेस से वहाँ है। लेकिन इज़राइल और बाकी के देश उनको मतलब दहशतगर्द बोलते हैं, मतलब हमास ऑर्गेनाइज़ेशन को, लेकिन सच ये भी है कि वो गाज़ा सिटी को गवर्न करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो मैं समझ गया गाज़ा के बारे में आपने जैसा बताया। अब आगे हम बात करते हैं तो ये हमास के बारे में थोड़ी डिटेल में देख जाते हैं कि हमास क्या है और कैसे काम करती है? हमास देखिए, हमास बनी इसलिए थी इज़राइल के साथ लड़ाई के लिए, मतलब उनके जो एरियाज़ इज़राइल ने जंग करके और यूएस की मदद से जो इलाके ले लिए थे, जिसमें जब इज़राइल बना था, तो जब से ही फ़लस्तीनियों के अंदर एक है ना चिंगारी सी रही है कि हमारे देश में कोई आकर रहा है और हमारे कब्ज़ा कर लिया, और ये सच भी है कि फ़लस्तीन के लोग अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रह गए हैं। तो हमास इसलिए ही बनी थी, और ये इलेक्शन प्रोसेस में भी पार्ट लेती है, गाज़ा में जीत कर भी आए 2-3 बार। तो ये और इज़राइल के वक़्ती तौर पर मतलब कभी भी इनके साथ झड़पें होती रहती हैं इज़राइल के साथ इनकी, क्योंकि ये वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं फ़लस्तीन की आवाम का। क्योंकि जो ये जंग हुई थी ना इज़राइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर को जो शुरू हुई थी, जो हमास ने 5,000 रॉकेट चलाकर शुरू की थी, जिसमें 5-6 लोग इज़राइल के मर गए थे। 5,000 रॉकेट। हाँ, 5,000 रॉकेट गाज़ा से छोड़े थे इज़राइल की तरफ, जिसमें कुछ इंटरसेप्ट हुए, कुछ लगे, तो उसमें इज़राइल क्लेम करता है कि 6 से 7 लोग मर गए। और इन्होंने एक बात और बता दूँ, इन्होंने सिर्फ़ आसमान से नहीं, ज़मीनी इन्वेजन भी किया था, जो इनके तो उसमें इन्होंने हमला बोल दिया था फ़ौज पर, और जो पार्टीज़ करने वाले लोग थे इज़राइल में उस टाइम 7 अक्टूबर को, एक रेव पार्टी भी चल रही थी, आपने सुना होगा। हुँ। तो वहाँ हमला कर दिया, जिसमें 1100 से ज़्यादा लोग मरे। और जिसमें इज़राइली सिविलियन भी थे, फ़ौज के लोग भी थे, और फ़ॉरेनर भी जो वहाँ आए हुए थे पार्टी में, वो भी थे। तो इज़राइल ने 23 अक्टूबर 2023 को एक ऑपरेशन का आगाज़ किया, हमास को ख़त्म करने के लिए। तो ये ऑपरेशन जो हमास ने स्टार्ट किया था, इसकी वजह क्या थी? बैकग्राउंड क्या था इसका कि ऐसा ऑपरेशन इतना, क्योंकि 5,000 रॉकेट तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए, इज़राइल जो है ना, और इज़राइल के लोग, ये जो सेटलर होते हैं, वो क्या करते हैं, फ़लस्तीनियों की जगह पर जाकर कब्ज़ा कर लेते हैं उनके घरों पर, और उनको भगा देते हैं, और वो पुलिस की मदद लेते हैं, जो इज़राइल के सेटलर होते हैं, तो वो उनको पकड़ कर जेलों में डाल देते हैं, और हर कभी झड़पें होती रहती है, लोग आए दिन मरते रहते हैं। तो जैसे कि हमास रिप्रेजेंटेटिव मानता है अपने आप को फ़लस्तीनियों का, तो एक बार क्या हुआ, इसलिए ये ऐसे करते रहते हैं। तो जो इस जंग की जो वजह है ना, वो ये है कि पिछले साल जब रमज़ान होते हैं, मुस्लिमों का फेस्टिवल होता है, उस टाइम क्या हुआ था, इन्होंने मस्जिद अल-अक़सा में घुसकर बहुत तोड़-फोड़ करी थी और हंगामा किया था, वहाँ भी काफ़ी लोग मरे थे, पुलिस और फ़ौज की मदद से सेटलर घुस गए थे वहाँ खुद वर्शिप करने के लिए। तो वहाँ पर जब झड़प हुई फ़लस्तीनियों में और इज़राइली सेटलर पुलिस में, तो बहुत से लोग मरे। तो उसकी वजह से जो हमास ने इज़राइल के खिलाफ ये ऑपरेशन छेड़ा, और 7 अक्टूबर को इस जंग का आगाज़ हुआ, और 23 अक्टूबर को इज़राइल ने अपना भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसका मकसद था कि हमास को पूरी तरह एलिमिनेट कर देना। और एक बार और बता दूँ कि 251 जो होस्टेज भी बंदी बना के भी ले गया था हमास वाले, 251 लोगों को, तो उनको छुड़ाने के लिए और हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। इसमें इज़राइल ने अंधाधुंध इसमें बमबारी की, और बहुत है ना तबाही मचाई। कम कम से कम ऐसे हालात हो गए हैं वहाँ कि 39,000 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं अब तक। जिसमें से आपको सोचें, गाज़ा में? गज़ा में, हाँ, जो ऑपरेशन 23 अक्टूबर को इन्होंने लॉन्च किया था इज़राइलियों ने, तो उसमें क्या हुआ, 23 लाख लोग वहाँ रहते थे। वैसे कंजेस्टेड जगह में रह रहा है वो, 41 किलोमीटर की सिटी में रह रहा है। तो उसके बाद बमबारी शुरू कर देता है इज़राइल। उसमें 39,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, और अफ़सोस की बात ये है, उसमें 15,000 बच्चे होते हैं। मतलब 15,000 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, और 39,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और 90,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और मिसिंग है, मतलब कोई मलबे में दब गया, कोई एयर स्ट्राइक से मर गया, और कम से कम
88% स्कूल जो बिल्डिंग्स हैं उनको पूरी तरह इस बॉम्बिंग में 23 अक्टूबर से लेके अब तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स भी अभी आगे बात करेंगे। हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं, 36-35 हॉस्पिटल है वहाँ, उसमें से आधे 16 भी वो ऐसे काम करते हैं, क्योंकि जो जब ये जंग हुई थी ना, इसराइल ने मतलब सब चीजों पे रोक लगा दी थी, उनका पानी बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी। तो किसी भी चीज को चलने के लिए बिजली की तो जरूरत होती है, हॉस्पिटल तो जब ही चल सकता है ना। तो 35-36 हॉस्पिटल है, उसमें से 16 जो है काम के हैं, उसमें से भी वो भी आधे चल रहे हैं, क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसराइलियों ने सब पे प्रतिबंध ब्लॉकेड लगा रखा है। समझ लो वो बहुत तंगी में रह रहा है, कुछ ही ना खाने का सामान है, वो बाहर की मदद पे निर्भर है, डिपेंड है। उसमें भी इसराइल क्या करता है, मदद आती है बाहर से तो उनको बम मार देता है, वो बेचारे वहां मर जाते हैं। निहत्थे लोग हैं, कोई बेचारे बीमारियों से मर जाता है, इलाज वहां है नहीं। यूएन ना सीज फायर कर पा रहा है, ना इसराइल को रोक पा रहा है, क्योंकि जो यूएन में है अमेरिका पूरी तरह से, जब से 7 अक्टूबर को हमला हुआ है, अमेरिका पूरी तरह से मदद कर रहा है इनकी। हाँ, वीटो का यूज कर लेता है। जैसे जो भी कंट्री सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन लाती है ना, तो उसको वीटो कर देता है। वीटो इतने रेजोल्यूशन को कर दिया, नहीं तो अब तक सीज फायर हो जाता। तो अमेरिका उनको पूरी तरीके से फाइनेंशियली, हथियारों से और पॉलिटिकली मदद कर रहा है। और एक बात और है, अगर अगर हम बॉम्बिंग कैंपेन तो इन्होंने मतलब जो ऑपरेशन छेड़ रखा है गाजा सिटी में, लेकिन आपको बता दूं वेस्ट बैंक में भी लोग मरे, 500 550 से ज्यादा लोग मरे हैं। वेस्ट बैंक, हाँ, उसमें से 100 से ज्यादा बच्चे हैं, और 5,000 कुछ गायब हो चुके हैं, उससे ज्यादा 5,000 से ज्यादा। तो ये हालात है। और इस जंग में ऐसा नहीं है इसराइल के मरे नहीं, इसराइल के भी 1100 से ज्यादा लोग मरे हैं, जिसमें सिविलियन भी आते हैं, और टूरिस्ट भी आते हैं, और फॉरेनर भी आते हैं, पुलिस के और सोल्जर्स भी आते हैं, और ऐसे ही जख्मी भी हैं, 7-8 हजार लोग जख्मी भी हैं। ये पूरी कहानी थी, और इसका बैकग्राउंड यही था जो, और इसको हमास ने जो इस ऑपरेशन को नाम दिया था अल अक्सा स्ट्रॉम। देखिए, काफ़ी शर्मिंदा की बात है हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि 15,000 लोग, 15,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, और लेकिन हाँ, कोई दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं है इस चीज़ के लिए। देखें, वेस्ट है ना, वो ह्यूमन राइट्स की हर जगह बात करता है, कहीं किसी पे जुल्म होता है, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो वो ह्यूमन राइट्स की धज्जी उड़ा देता है, जैसे कि हम आज इस जंग में देख रहे हैं इसराइल के खिलाफ। इसराइल जो कर रहा है जो हेल्पलेस लोगों के अगेंस्ट जो बमबारी कर रहा है, अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, इतने बच्चे मर गए, 15,000 नंबर कम नहीं होता यार। अगर आप वहाँ डेथ कंडीशन देखे, कॉन्सिक्वेंसेस देखे ना बम के, तो आप देख नहीं सकते, आपके आंसू आ जाए। ये कहते हैं कि हॉस्पिटल तक वहाँ पूरे फंक्शनिंग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ 88% स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, उनका कमर्शियल फैसिलिटीज खराब बर्बाद हो गई हैं 70%, और 65% है ना रोड नेटवर्क भी खत्म हो गया उनके। तो ये खाना पीना क्या है वो? खाना पीना वो ये बाहर की मदद से जो ये इमदाद पहुंचाते हैं, मतलब मदद। मदद जो पहुंचाते हैं, जो और कंट्री उस पे निर्भर हैं, वो क्योंकि इसराइल ने इस ऑपरेशन के गुस्से में सारी चीजों पर ब्लॉकेड लगा रखा है, क्योंकि अंदर बाहर से कुछ आ नहीं सकता। तो ये सब सिचुएशन है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है। हम कहेंगे जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन यूएन में इतने रेजोल्यूशन आए जो अमेरिका ने वीटो किए, और अंधाधुंध जो इसराइल बमबारी कर रहा है, बहुत ही बुरे हालात हैं, ना उनका कोई मददगार है, ना कोई केयर करने वाला है, बेचारे वो अकेले हैं, और उन पे आए दिन बमबारी होती रहती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आगे ये कह सकते हैं कि बड़े बुरे हालात हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, और जो आम लोग सिविलियन मर रहे हैं उनकी उस पर रोक लगे, और आलमी जो ताकतें हैं वो आकर इनकी हेल्प करें और कुछ सॉल्यूशन लाएं। दुनिया तो कहती है कि सीज़ फायर तो होना ही चाहिए। सीज़ फायर तो होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। और एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो इस्माइल हानिया थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे हमास के, उनको इज़राइल ने ईरान की कैपिटल तेहरान में एक हमले में मार दिया। तो इज़राइल ने इसकी ज़िम्मेदारी ली अभी? नहीं, इज़राइल ने नहीं ली ज़िम्मेदारी, लेकिन लोग एक्सपर्ट ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि उनका जो दुश्मन हो सकता है ना, वो इज़राइल ही हो सकता है, क्योंकि हमास से जो जंग चल रही है। अब जो इस्माइल हानिया थे ना, वो एक पीस नेगोशिएटर थे। अगर तो इस हत्या से हमें ये लगता है कि इज़राइल भी नहीं चाहता है कि ये जंग रुके, और वो कहीं न कहीं अमेरिका, नेटो को लाना चाह रहा है इस जंग में, ताकि मिडल ईस्ट की पूरे रीजन में जंग फैल जाए, क्योंकि इज़राइल अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता अकेला इतने फ्रंटों पे लड़ाई लड़ना। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि इज़राइल थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है।
देखिए किसी भी जब जंग होती है उसको स्टार्ट करना तो ईज़ी होता है, उसको खत्म करना बहुत हार्ड होता है। और जब जंगें होती हैं, दुनिया में बहरान पैदा होता है और इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ती हैं, लोगों का मतलब डिप्रेशन, बीमारियाँ, टेंशन, स्ट्रेस, हर चीज़, इकोनॉमी को नुकसान होता है, लोगों के वेल-बीइंग में नुकसान होता है। स जैसे कि हम अगर इज़राइल गाज़ा सिटी के हालात देखें तो वाक़ई में बड़े बुरे हैं। हम यही होप करेंगे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन ये जंग खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस जंग के बारे में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जंग चल रही है अभी, इसमें काफ़ी बच्चों की जानें जा चुकी है अब तक। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, वहाँ पे पीस हो और इज़राइल को टू स्टेट पॉलिसी ठीक से फॉलो करनी चाहिए और पीस की तरफ थोड़ी जाना चाहिए लोगों लेकिन को। एक बात मैं बता दूँ आपको, ये कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कि देखिए हर जंग का एक उसूल होता है, जंगों के उसूल बने हुए हैं, जो इज़राइल ने इस जंग में अभी तक माने नहीं है, ना फ़ॉलो किए हैं। जैसे कि एक तो हम सिविलियनों को नहीं मारते हैं किसी भी जंग में, ना हॉस्पिटल्स पर हमला करते हैं, मतलब उनको गिराते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ना रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स को। कोई मदद आ रही होती है तो उसको हाँ, भी रोकते हैं। उसको और यूएन की जो पीस कीपिंग फ़ोर्स होती है ना, उसको मारा जाता है। ना जर्नलिस्ट जो होते हैं, उनको भी, प्रेस जो होती है, उनको भी नहीं मारा जाता है और डिप्लोमेट्स को भी मारा नहीं जाता है, और जो पीस नेगोशिएटर होते हैं, मतलब जिसके बीच डील होती है, उनको भी मारा नहीं जाता है, ये रूल्स है। तो इस जंग में तो इज़राइल ने सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई है और उसका साथ देते हुए अमेरिका अमेरिका साथ दे रहा है। जो एक ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं दुनिया में, आज वो इज़राइल की मदद कर रहे हैं लोगों की हत्या में, जिसमें आप सोच सकते हैं 15,000 बच्चे हैं। आप एक आइडिया लगाइए वहाँ सिचुएशन क्या होगी, कैसा मंज़र होगा। तो और एक बात और बता दूँ मैं, 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट अभी तक इज़राइल ने मार दिए हैं। जंग का उसूल ये नहीं है कि जर्नलिस्ट को मारा जाए, लेकिन 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मर गए दुनिया के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मरे हैं ना, वो सब गाज़ा, फ़लस्तीन से बिलॉन्ग करते थे। तो इस जंग में हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई है, इज़राइल किसी की नहीं सुन रहा है। कहीं न कहीं इज़राइल का बहुत बड़ा कंट्रोल देखा जा रहा है दुनिया पर, और अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी ऐसा लगता है कि इज़राइल का कंट्रोल है, क्योंकि इज़राइल को लगातार अमेरिका, यूके मदद दे रहे हैं। इससे तो ऐसा ही लगता है ना, आपको क्या लगता है? जी, यही लगता है मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि यूएस के सपोर्ट के बिना आई थिंक इज़राइल इतना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यही कहना चाहेंगे हम तो कि दुनिया को पीस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त, तो सपोर्ट कीजिए पीस को थोड़ा। वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया जा रही है, तो दुनिया के जो लीडर्स हैं उनको समझना चाहिए, कुछ अच्छे की तरफ ये काम हो, मतलब ये जंग रुके, इज़राइल हमास की जंग रुके और ये टेबल पर आएँ और कुछ सॉल्यूशन निकले, या तो टू स्टेट सॉल्यूशन पर जाएँ या कुछ और सॉल्यूशन जो भी यूएन डिसाइड करे और पार्टीज़ जो कंसर्न है इस जंग से वो डिसाइड करें, और बीच में मीडिएट करें अच्छे-अच्छे जो बड़े-बड़े देश हैं। जब ये जंग खत्म हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन आ जाएगा दुनिया में। मैं तो यही कहूँगा कि ये जंग बंद होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, सहमत हूँ मैं आपसे। चलिए इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं अब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्रे करिए गाज़ा के लोगों के लिए कि जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो। मैं अपील करता हूँ, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। गाज़ा के लोगों के, आम आम सिटीज़न्स के, वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, खाना-पीना नहीं है। तो हम यही प्रे करेंगे ये जंग जल्दी खत्म हो और दुनिया पीस की तरफ आए। थैंक यू। तो लाइक इस वीडियो का अगर ज़रा भी नॉलेजेबल लगा हो ये पॉडकास्ट, तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी नॉलेज में इसने कुछ ऐड किया हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सपोर्ट कीजिएगा इसे। सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए वीडियो, कमेंट कीजिए, आपकी राय रखिए। आपको कौन-सा अच्छा पार्ट लगा, आपको क्या नॉलेज नहीं थी जो आज पता लगी इस पॉडकास्ट में, प्लीज़ डू कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।